भाभी आज कमला काम करने नहीं आई थी क्या? मधु ने अपनी जेठानी सविता से बाहर आकर पूछा। आई थी ना, अपना काम किया और चली गई। क्यों, क्या हो गया? सविता ने जवाब दिया। आई थी, देखो पर मेरा कमरा तो अभी भी गंदा पड़ा है। आज सफाई नहीं की क्या उसने, या जल्दी चली गई? मधु हैरान होते हुए बोली। नहीं, काम तो अपना पूरा करके ही गई थी, सविता ने कहा। पर मेरा कमरा? मधु ने हैरानी से पूछा। देखो मधु, अपना कमरा आज से तुम ही साफ करोगी। अब से कमला तुम्हारा कमरा साफ नहीं करेगी, सविता ने लंबी सांस भरते हुए कहा। सुनकर मधु हैरान रह गई। फिर उसने पूछा, क्या हुआ भाभी, आखिर ऐसा क्यों? पूरे घर की सफाई तो कमला ही करती है ना? हाँ करती है, लेकिन आज से वो तुम्हारे कमरे का नहीं करेगी, सविता ने कहा और उठकर अपने कमरे में जाने लगी। ये सुनकर मधु ने पूछा, क्यों भाभी, कारण तो बताइए। देखो, घर के अधिकतर खर्चे हम उठाते हैं, यहाँ तक कि कमला की सैलरी भी हम देते हैं। तुम लोगों का सहयोग तो बिल्कुल ना के बराबर है। अब ये हमारा फैसला कि हम कहाँ खर्चा करें, कम करें और कहाँ मैनेज करें। तुम्हें हमसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं। इस घर में रहना है तो हमारे अनुसार रहना पड़ेगा, समझी तुम? सविता ने दो टूक जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। सुनकर मधु हैरान परेशान वहीं खड़ी रह गई। किस्मत भी क्या क्या दिन दिखाती है। सास निर्मला जी भी वहीं बैठी हुई थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मधु की शादी अभी 1 साल पहले ही गगन के साथ हुई थी। घर में सास निर्मला जी, जेठानी सविता और उसका पति राजेश और उनका 3 साल का बेटा प्रिंस था। राजेश की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, जबकि गगन की प्राइवेट जॉब थी और उसकी इनकम ठीक ठाक थी। मधु का परिवार भी मध्यम वर्गीय परिवार था। मधु ने जैसे ही अपनी पढ़ाई पूरी की, वैसे ही उसके लिए गगन का रिश्ता आ गया और उसकी शादी गगन से करवा दी गई। ससुराल में आने के बाद उसने ये नोटिस किया कि इस घर में सबसे ज़्यादा उसकी जेठानी की चलती थी। सविता अगर किसी चीज़ के लिए कह दे तो घर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ कुछ बोल जाए। उसकी सास निर्मला जी भी उसकी बात कभी काटती तक नहीं थी। मधु जब शादी होकर घर में आई तो सविता उस पर सारे काम डालकर बेफिक्र हो गई थी। साफ सफाई के लिए कमला आती थी, लेकिन मजाल की घर में कोई भी सविता से ये तो कह दे कि तुम भी बहू हो, तुम भी घर का काम कर लो। खैर मधु को भी इससे कोई समस्या नहीं थी। निर्मला जी से ज़्यादा तो सविता उसे सुना देती थी। कभी मधु से कोई नुकसान हो जाता है या कोई काम छूट जाता तो सविता उसे सुनाने से बाज भी नहीं आती थी और हर बार ये जता देती थी कि गगन की इनकम कम है। मधु को बुरा तो बहुत लगता, पर घर में कोई कुछ नहीं कहता। उसने 1-2 बार गगन से भी कहा तो गगन ने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा, देखो मधु, मुझे पता है कि तुम्हें मेरे कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरी इनकम कम है, अभी फ़िलहाल मैं महीने के 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा पाता और उसमें भी मुझे अधिकतर हिस्सा तो घर में खर्चों के लिए देना पड़ता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, दूसरी जगह भी मैंने अपनी रिज्यूम डाले रखे हैं। भगवान ने चाहा तो मुझे जल्द ही अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। उसके बाद तुम्हें ये सब नहीं सुनना पड़ेगा, लेकिन तब तक प्लीज़ तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो। मधु जैसे तैसे एडजस्ट कर ही रही थी, लेकिन जब से वह प्रेग्नेंट हुई थी उसके बाद से स्थिति थोड़ी खराब ही हो गई थी। अब उसकी तबीयत भी थोड़ी खराब ही रहती थी। इस कारण से काम में देर सवेर हो ही जाती थी। कई बार तो सुबह उसकी नींद ही नहीं खुलती थी। इस कारण सविता सुबह सुबह ही घर में हंगामा शुरू कर देती थी। रसोई में जाकर ज़ोर ज़ोर से बर्तन पटकना शुरू कर देती। बेवजह घर में किसी भी सदस्य से बहस कर लेती थी और जब मधु सामने
दिखती तो उसे सुनाने से बाज नहीं आती। एक तो तुम्हें हमने घर में रख रखा है, तुम्हारे खर्चे भी हम उठाते हैं, ऊपर से तुम महारानियों की तरह ऐश कर रही हो। थोड़ा काम कर दोगी तो घिस नहीं जाओगी। लेकिन मधु उसे इग्नोर कर अपने काम में लग जाती। उससे जितना हो पाता वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती। लेकिन अभी 2 दिन पहले मधु की तबीयत खराब थी। उस समय सविता के दीदी जीजा जी सविता से मिलने आए हुए थे। मधु उन लोगों को खाना खिलाकर अपने कमरे में आराम करने आ गई थी। अभी वो थोड़ी देर लेटी ही थी कि थकावट के कारण उसको नींद आ गई। तभी सविता ने बाहर से मधु को चाय के लिए आवाज़ दी। लेकिन नींद में होने के कारण मधु ने कोई जवाब नहीं दिया और वह उठकर बाहर नहीं आई। जब सविता ने उसे 2-3 बार आवाज़ दी और वह उठकर बाहर नहीं आई तो सविता झुंझुलाते हुए उसके कमरे में आई और उसे सोती देखकर उसके ऊपर से चादर खींचते हुए बोली, वहाँ मैं कब से आवाज़ दे रही हूँ और यह महारानी यहाँ पर सो रही है। अचानक सविता की इतनी तेज आवाज़ सुनकर मधु घबराकर बैठ गई और बोली, क्या हुआ भाभी, आप इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो? अरे वाह, मेरा चिल्लाना दिख रहा है लेकिन अपनी हरकतें नहीं दिख रही। घर में मेहमान आए हुए हैं और तुम यहाँ आराम से सो रही हो। उनके काम के लिए तो तुम्हें एक पैर पर खड़े रहना चाहिए था। भाभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मैं थक भी गई थी, इसलिए सारा काम करके आराम करने अपने कमरे में आ गई थी। भला इस तरह से कोई उठाता है क्या? अरे वाह, मुझे ही जवाब दे रही है, हमारे ही टुकड़ों पर पल रही हो और हमें ही सुनाती हो। यही संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने। सविता ने कहा तो ये बात मधु को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने पलटकर कहा, भाभी मैं आपका नहीं खाती जो आप ये सब मुझे सुना रही हो। मेरे पति भी इस घर में खर्चा देते हैं, मुफ्त का नहीं खाती हूँ और वैसे भी वो आपके मायके वाले हैं। आप उन्हें चाय बनाकर भी नहीं दे सकती थी क्या, जो मुझे इस तरह से उठाने के लिए आ गई? मधु का ये जवाब देना सविता को नागवार गुजरा। उस दिन उसने घर में सबका खाना पीना दुश्वार कर दिया और उसके बाद ही उसने कमला को भी मधु के कमरे में साफ सफाई करने से इनकार कर दिया। अब मधु ने निर्मला जी से इस बारे में कहा तो निर्मला जी ने कहा, देखो छोटी बहू, मैं मामले में कुछ नहीं कह सकती हूँ। तुम्हें पता है ना कि इस घर के अधिकतर खर्चे तुम्हारा जेठ उठाता है, तो जाहिर सी बात है उसकी पत्नी तुम्हें जवाब दे सकती है। तुम भी थोड़ा बहुत सुन लिया करो, पलट कर क्यों जवाब देती हो? निर्मला जी का जवाब सुनकर मधु हक्की बक्की रह गई। लेकिन गगन भी वहीं मौजूद था। उसने निर्मला जी से कहा, मम्मी आखिर कब तक सुनती रहेगी ये? आखिर ये भी इस घर की बहू है, इसका भी कुछ स्वाभिमान है या नहीं? बेटा ये सब बातें उनके मुंह से अच्छी लगती है जो ढंग का कमाते हैं और अपने खर्चे खुद उठा सकते हैं। निर्मला जी ने कहा तो गगन ने मधु की तरफ देखकर कहा, ठीक है मम्मी, फिर आप हमें अलग कर दीजिए, हम कम में रह लेंगे, लेकिन इस तरह के माहौल में नहीं रह सकते। आज बहुओं में फ़र्क हो रहा है, कल को हमारे बच्चों में भी फ़र्क होगा, इसलिए आप यहाँ रहकर सोने की रोटी खाइए, हम तो एक कमरे में ही सुख की रूखी सूखी खा लेंगे। अब तो गगन भी इस बात पर अडिग हो चुका था। आखिर राजेश ने भी गगन का ही साथ दिया। तब घर के ऊपर बने हुए 2 कमरे निर्मला जी ने गगन और मधु को रहने के लिए दे दिए। सविता के स्वभाव में तो कोई खास फर्क नहीं आया, उल्टा अब काम उस पर आ चुका था तो चिड़चिड़ाती रहती थी। लेकिन अब कम से कम मधु और गगन चैन से अपने कमरे में रहते थे और रूखा सूखा जैसा मिलता था उसमें खुश थे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।